गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने इस चैप्टर को देखा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। 8 लेक्चर लगाए हमने, उसकी सारी थ्योरी समझे, न्यूमेरिकल्स देखे हमने। अब हम कुछ एक्सक्लूसिव उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनईईटी में, जेईई में। तो वन बाय वन करके हम लेंगे इसे। पहले मैं एनईईटी के क्वेश्चंस को ले रहा हूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनईईटी के बच्चों के लिए है, ऐसा। अब जेई में इससे थोड़े अपर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक आप जेई वाले बच्चे भी जब तक इस स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उन्हें वो समझना और आसान हो जाएगा। इसलिए एक तरह से ये प्रीवियस ईयर एनईईटी का है, लेकिन आप सबके लिए है, एनईईटी जेई सबके लिए है। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके स्टार्ट किया जाए। हाल ही में 2022 का पेपर हुआ है, तो एक हम 2022 से ही स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट ईयर्स के ही देखें क्या है, 22 के, 19 के, 20 के, 21 के, 18 के, इस तरह के ईयर्स के प्रॉब्लम्स को देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करेंट, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire is very famous question, और कई बार नीट में पूछा गया। याद कीजिए, जब हमने एम्पियर्स लॉ किया था तो ये वाला एग्जांपल देखा था हमने कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का अगर वायर है तो एक बार हमने इसके अंदर का पॉइंट लिया था और एक बार बाहर का पॉइंट लिया था। जब अंदर का पॉइंट लिया था, यहां पे जब हमने अंदर का पॉइंट लिया था तो वहां पर आपने देखा था कि आर के प्रोपोर्शनल था। यही फॉर्मूला आया था ना, म्यू नॉट आई बाई 2, उसका रेडियस ए लिख ले और फिर आर बाई ए, तो बन गया था म्यू नॉट आई आर बाई 2a स्क्वायर। ये सब हटा दीजिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर। और बाहर वाले पॉइंट पे बी एट पी डैश कह दूं या क्यू कह दूं तो ये आ जाता था फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस यहां ये दूरी आर। ओके, तो यहां पर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो क्या हो गया कि भाई अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, यही ग्राफ आएगा। और ये इसको तो एकदम से दिमाग में छाप लीजिए आप, कारण कि ये मुझे लगता है कि 4 बार 5 बार कम से कम नीट में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, मिटाएं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन, 2 स्टेटमेंट दिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट पहला क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटिसिमल करंट एलिमेंट आइडियल। बिल्कुल बिल्कुल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यू ऑफ अ करंट कंडक्टर ओनली। बिल्कुल, ये आइडियल के लिए ही होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई आर क्यू। तो पहला बिना कोई डाउट के पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालोगस टू कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल सही, के क्यू बाई आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, विथ द फॉर्मर बीइंग रिलेटेड टू द फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्केलर सोर्स आइडियल। नहीं 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 मेरे भाई, नहीं। आइडियल वेक्टर सोर्स होता है, आइडियल क्रॉस आर होता है बाई आर क्यूब, ये स्केलर सोर्स नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा गलत है, पहला मेरा सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बिल्कुल, यानी इसका होना चाहिए 2 नंबर, कि पहला सही दूसरा गलत। क्लियर। करेंट एलिमेंट, यहां तो बात ही हो रही है करेंट एलिमेंट आइडियल क्रॉस आर, पहला फॉर्मूला ही इस चैप्टर का यही आया था। चलिए ओके, मिटाऊं। 2022 में आपको 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वेटेज 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से मायने रखता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई।
अगला क्वेश्चन है आपका, लीजिए, डायमेंशन 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 कह रहा है ये डायमेंशन ML T-2 और एम्पियर को कहीं A लिख देता है, कहीं I लिख देता है, कहीं I-2 हो गया, कई बार I लिख देता है, यहां पर A लिखा है। किस चीज का ये डायमेंशन है? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, सेल्फ इंडक्टेंस ओके एल, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। इनमें से कौन सा ये है? तो सेल्फ इंडक्टेंस आप जानते हो ना कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है। सेल्फ इंडक्टेंस ये आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, तो ये होता है फाई इजकल टू एल आई। ओके, तो इसको आई थिंक इस क्वेश्चन को बताना तब ठीक होगा जब मैं फाई के बारे में बता दूं और इंडक्टेंस इसके बारे में बता दूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि अभी आप कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे, अभी ना आप इसका निकाल पाएंगे ना आप इसका निकाल पाएंगे। हाँ, म्यू नॉट का निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अगर इन्हीं दोनों में से किसी का हो गया तो बात बन गई, नहीं तो फिर तो आगे के चैप्टर में हम एल और फाई इन सब का हम निकालेंगे ही डायमेंशन। चलिए म्यू नॉट से चेक करते हैं। अगर मुझे म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना हुआ तो सबसे पहले मैं कोई एक फॉर्मूला पकड़ लूं जिसमें कि म्यू नॉट इन्वॉल्व हो। जैसे इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2πa। ओके, तो यहां से जो म्यू नॉट हो गया, अगर मैं कांस्टेंट को भूल भी जाऊं, डायमेंशन से मतलब है मुझे, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, काट के हटा दिया, तो मुझे म्यू नॉट का हो जाएगा बी इंटू ये डिस्टेंस बाई आई, ये आएगा म्यू नॉट का। और बी का क्या होता है? कहीं से भी बी का ले लो, जैसे आप ले लो एफ इजकल टू फोर्स इजकल टू क्या, आई एल बी होता है ना, फोर्स इजकल टू आई एल बी। तो यहां से बी को ले लो एफ बाई आई एल, कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती है, जहां से जो उठाना है उठा लो, जो आपको सहज लगे। तो बी की जगह आपने रख दिया जी एफ बाई आई एल इंटू ये डिस्टेंस ए और ये भी आई, यानी ये आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, एफ इंटू ए, लेकिन लग रहा है सेप कुछ वैसा ही जा रहा है, तो लग रहा है बात बन जाएगी। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल और टी ये ऊपर, ए फिर से बन गया जी लेंथ, आई स्क्वायर का मैं I-2 ऊपर भेज दूं और ये एक एल इसका, राइट, ये एल से ये एल गया और हो गया ML T का पावर -2 I का पावर -2 ML T का पावर -2 I, जो कि यहां पर A दिया है, तो मैंने कहा था कि कई जगह इसको एम्पियर A लिख देता है, तो ठीक है, यहां पे आ गया तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन डायमेंशन में ऐसा होता है कि अगर आप पूरा आपने पढ़ लिया और हर एक टर्म को जानते हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ तो ठीक है आ गया म्यू नॉट का, पर हम अभी एल का नहीं जानते हैं, हम अभी फाई का नहीं जानते हैं, तो जब आएगा वो चैप्टर तो इनका भी सीख लेंगे, ठीक है। तो ये किसका था? ये आपको आ गया, ये म्यू नॉट का था, ये म्यू नॉट का था, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ये डायमेंशन है। डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, क्या ML T-2 I या A का पावर -2। चलिए अगला क्वेश्चन मिटाओ। चलिए अगला 2022 का अगला क्वेश्चन है सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए आप लोगों को नॉर्मली लॉन्ग सोलेनॉइड ही पूछेगा, हम लोगों ने फाइनाइट सोलेनॉइड का भरे फार्मूला कर लिया है, लेकिन आप लोगों से यूजुअली जो क्वेश्चन देखा गया वो लॉन्ग सोलेनॉइड का है। और जब लॉन्ग सोलेनॉइड रहे तब तो भाई फार्मूला म्यू नॉट एन आई, पहले डेटा जरा देख ले। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, भाई रेडियस 1 मिलीमीटर, तो रेडियस को पहले ही क्यों ना ऐसा यूनिट में सबको लिखते चलें। रेडियस मेरा क्या है?
1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। ऐसा ही में साथ के साथ लिख लीजिए, कैलकुलेशन करना आसान होगा। हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। भाई 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 ये चीज ध्यान दीजिए, 100 टर्न्स पर मिलीमीटर आपको एसआई में चाहिए होता है, आपको एसआई में चाहिए होता है। तो ये 100 टर्न्स जो है पर मिलीमीटर में है, मुझे भाई मिलीमीटर में नहीं चाहिए, मुझे एसआई में चाहिए, मुझे पर मीटर में बताइए कितना होगा। तो मिलीमीटर से 1000 टाइम्स ज़्यादा है मीटर ना, यहाँ 1000 टाइम बढ़ा दीजिए। 10⁵, 2 तो पहले से ही था, 3 और 2 to the 10⁵ टर्न्स पर मीटर। अब बात आई एसआई में, सब चीज को एसआई में रखना है भाई। इफ अ करेंट फ्लोज, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, लीजिए आई कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। भाई बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर निकाल चुके हैं। 10⁵ इंटू करेंट 1 एम्पियर। और देखिए यहां पर एक चीज और कर कीजिए, ये रेडियस दिया हुआ है, हमें है जरूरत रेडियस की, इस फार्मूले में है जरूरत रेडियस की नहीं। तो कई बार डेटा सरप्लस दिया हुआ हो तो बहुत ज्यादा ये सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई अब इस रेडियस का क्या करें, कुछ नहीं करें भाई, दिया हुआ है और क्या। तो ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁵, यानी 4 तिया 12 और 4 14 56 बार ये इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें है? ऑप्शन 1 ही है, ऑप्शन 1 ही बन रहा है ये 12.56 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो 1 को टिक कर दिए। ये क्वेश्चन थे 2022 के, ये चारों क्वेश्चन। ओके, अब 2021 का देखा जाए, चलिए मिटाऊं। पहला क्वेश्चन जो आपको आ गया, ये दे रखा है कि F बराबर, ठीक है फॉर्मूला दे रखा है कि QV×B होता है भाई। 2021 यहां लिख देता हूं अभी, QV×B, वेरी गुड, यही होता है। आपको दे रखा है कि Q1 है, अति सुंदर, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। और वेलोसिटी आपको दे रखा है IJK में 2 4 6 2I 4J 6K, ये भाई दे रखा है मुझे वेलोसिटी। और दे रखा है कि इस पे अब फोर्स लग रहा है, इस वेलोसिटी से ज़्यादा तो फोर्स लग रहा है 4I 4 -20 12, 4I -20 हाँ -20 और 12 ये है। तो बताइए व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B इन IJK, ये बताइए भाई क्या होगा। ठीक है, IJK में दिया हुआ रहे तो F इक्वल टू QV×B, हम उसको IJK में ही लिख लें। ओके, F इक्वल टू हमारा आ गया QV×B, तो Q तो 1 है ना, सीधा सीधी इसको 1 लिखिए, और V×B I J और K में। V का क्या क्या 2 4 6 2 4 6, और इसका नहीं दिया हुआ है, B ही निकालना है। तो B का ऐसे मान लेते हैं B1 B2 B3, मतलब B1 I B2 J B3 K। तो यहाँ आ गया मेरा B1 B2 और यहाँ आ गया मेरा B3, ये आ गया। और ये जो फोर्स दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 4I 20J और 12K। तो पहले निकाल लें यहाँ से, उसको उससे इक्वेट करा देंगे, कुछ इक्वेशंस बनेंगे, उसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा। चलिए यहां से किया जाए। अगर मैं प्लस आई लूं, यहां पर देखो ऐसे करना होता है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ओके, और इधर की तरफ जब प्लस इसको ले रहे हो आप, तो इसको आपने ढक लेना है। प्लस आई तो क्या हो गया, ये वाला आपने 1 नंबर देना है, इधर वाले ऑपरेशन को 1 नंबर और इधर वाले ऑपरेशन को 2 नंबर। तो जब ये ढका आपने 4B3 - 6B2, 4B3 - 6B2। अब देखो प्लस माइनस जे, तो जे वाला ढक लो। क्या क्या दिख रहा है आपको, 2B3 - 6B1 लिख डालो, 2B3 - 6B1, 2B3 - 6B1। और अब प्लस आई माइनस जे प्लस के, प्लस माइनस प्लस,
K वाला ढको, 2b2 माइनस 2b2 माइनस 4b1, 2b2 माइनस 4b1, 2b2 माइनस 4b1, 2b2 माइनस 4b1। तो देखो यही है ना मेरा फोर्स, यही है ना मेरा फोर्स, और इसको इससे इक्वेट करा देते हैं। फोर्स तो मेरा ये है, यानी I वाले को 4 लिख दें, J वाले को माइनस जे, चलो माइनस जे, तो इस वाले को 20 उठा के रख देते हैं, क्योंकि दोनों तो माइनस, तो इस माइनस को दोनों में माइनस है, तो यूं समझ ले माइनस जे, यहां बचा 20, तो ये वाला चीज हो गया 20 और ये वाला चीज हो गया 12। 3 इक्वेशन मुझे मिल गए और 3 अननोन है, b1 b2 b3, तो उसमें सोल्व हो जाएगा। तो देखिए 4b3 माइनस 6b2 मेरा कितना आ गया 4, और 2b3 माइनस 6b1 20, 2b3 माइनस 6b1 मेरा आ गया 20, और 2b2 माइनस 4b1 मेरा आ गया 12, 2b2 माइनस 4b1 ये मेरा आ गया 12, राइट। ओके, तो देखिए एक तरीका है कि एक एक करके हम इसको सोल्व करें। जैसे यहाँ मैंने b3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, यहाँ b3 पुट कर दें, तो b3 हट जाएगा और बात आ जाएगी b1 और b2 में। तो ये एक इक्वेशन मुझे मिल गया b1 एंड b2 में। दूसरा इक्वेशन ये है, वहाँ से सोल्व करें, b1 b2 निकालें और फिर आंसर से कंपेयर कर लें, निकल जाएगा। पर एक दूसरा इसका तरीका हो सकता है, आप देखें अपने क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6 6 माइनस 8। ओके, तो अगर मैं डायरेक्ट, अगर जो ऑप्शन सही होगा वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन्हीं इक्वेशन को सोल्व करके वो ऑप्शन लाया गया है। तो देखिए जरा, मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख करके पुट कर लूं, आंसर निकाल लूं, क्यों उतना लंबा चौड़ा मैं एक एक इक्वेशन को करके सोल्व करने जाऊं। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 6 6 माइनस 8, यानी b3 माइनस 8 और b2 6, ये कह रहा है। तो देखिए तो जरा, ये हो जाएगा माइनस 36, ये हो जाएगा माइनस 36 और ये हो जाएगा माइनस 32। कभी भी ये 4 आएगा नहीं आएगा, तो काम खत्म करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखिए, माइनस 8 माइनस 6, यानी ये माइनस 6, ये माइनस 6 और ये माइनस 8। ठीक है, माइनस 6 माइनस 8, ये देखिए ये माइनस 24 और ये प्लस 48, तब तो 24 हो गया। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तीसरा माइनस 6 माइनस 8, यानी माइनस 8, b3 माइनस 8 और ये माइनस 6, ये हो गया माइनस 32 और ये हो गया प्लस 36। देखिए माइनस 32 प्लस 36, 4 नहीं आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो ऑप्शन से आराम से हो जाए, उसमें लंबे चौड़े इक्वेशन में जाने की जरूरत नहीं है। फटाफट कीजिए, समय बचाइए, आगे बढ़िए। क्लियर? चलिए इरेज करूं। ओके, अगला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन नंबर, दूसरा नंबर ले लेते हैं इसको। ओके, a thick current cable of radius r carries current I uniformly distributed across its center। आ गया जी, आ गया। The variation of magnetic field B due to the cable at a distance r from the axis of the cable। आ गया। मैंने कहा था ना कि ये सब हॉट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए सेम इसके बोल रहा है कि इसके कारण इस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो बताइए इसके कारण एक्सिस से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बदलेगा, अप टू यहां, अप टू पेरीफेरी तक, ठक, उसके बाद यही चीज आया था ना। यानी कि देखिए लगातार 22 में 21 में दिमाग में छाप लिया जाए। चलिए इरेज करूं। अगला क्वेश्चन 2021 का अगला क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ओके, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए जरा। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, पिक्चर भी दिया हुआ है,
ये रहा जी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, कैरीज अ करंट 5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द कंडक्टर। देखिए पिक्चर दे रखा है यहाँ पर, पैरेलल टू द कंडक्टर, ये इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से जा रहा है और इसकी दूरी भी हमें दे रखी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें बदल लें, डायरेक्ट एसआई में कर लें, 1/5 मीटर कर देता हूं मैं, 1/5 मीटर। ये दूरी दे रखी है 1/5 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। ठीक है। इस वायर में करंट है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, वो एक्सपीरियंस करेगा क्यू वी क्रॉस बी, दैट सोल्व। तो इस वायर में जो आई करंट है, इसकी वजह से यहाँ परपेंडिकुलर दूरी, ये यहाँ पर ऐसे ठक ऊपर, इधर बोर्ड से बाहर, यहाँ पे डॉट, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0I/2π, और वही दूरी ए दूरी जो कि हमने कहा 1/5 है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई और मूव कर रहा है ऐसे, यानी फील्ड और उसके बीच आ गया 90 डिग्री, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, EV/B sin 90 हमारा बड़े प्यार से बन गया 1, तो अब आ गया EV/B यानी EV और μ0I/2π। यही है ना, ऑप्शंस देख ले। अच्छा वैल्यूज में है तो इसको सोल्व कर ले, सारे वैल्यूज हमें दे रखे हैं। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वेलोसिटी 10 टू द पावर 5, और μ0 दैट इज 4π इंटू 10 टू द पावर -7, और करंट आई का करंट 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2π, और डिस्टेंस 1/5, तो चलो 5 ऊपर चला गया, 1/5 से 5 ऊपर चला गया। ये 2π बड़े प्यार से इसको ले गया 2 कर दिया। अब इसको सोल्व करें तो ये ऐसा करते हैं, ये 5 दूना 10, तो 10 टू द पावर एक और 1 चढ़ा दें, और 1.6 इंटू 5, 16 × 80, 8 हो गया। अब 10 के पावर को जरा एडजस्ट कीजिए, -19 -7, ओके, तो 19 और 7 26 निगेटिव पावर में से 6 पॉजिटिव पावर, यानी अभी भी 20 इतना निगेटिव पावर रह गया, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -20 न्यूटन। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, मतलब 2021 का चौथा नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है, क्या है भाई, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A, टोटल लेंथ कितना 12A, इसका टोटल लेंथ 12A, एंड रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस कितना R, 12A, एंड रेजिस्टेंस R इज वुंड अप एज अ करेंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ, पहला, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A। ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड A, तो भाई एक लूप बनाने में तो 3A ही कंज्यूम होगा ना, तो ऐसे ऐसे 12A में 4 निकल के आ गए। पहला कह रहा है कि ऐसा बनाइए, और दूसरा कह रहा है कि स्क्वायर बनाइए साइड A का। ये लीजिए भाई प्यारा सा आप स्क्वायर बना दीजिए, तो यहां भी कितना कंज्यूम हो पाया, एक लूप बनाने में मात्र 4 है, कितना 12, तो ऐसे ऐसे 4 × 12, 3 ही ये बन गए। ओके, आपसे पूछ रहा है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल इन ईच केस रेस्पेक्टिवली आर। ओके, तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है भाई, उसमें जो करंट जा रहा है इनटू उसका एरिया, सेम करंट दोनों में जा रहा है, सेम वायर को एक बार इस शेप में कर दिया या एक बार इस शेप में कर दिया। ओके, तो करंट अगर सेम है तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ गया ना, करंट तो आपका सेम ही है, यानी कि आप अब निकाल लो इसको, इस केस में कहो कि m1 है, इस केस में कहो कि m2 है मैग्नेटिक मोमेंट, तो पूरा का पूरा I इंटू ये एरिया, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर रख दीजिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर पर
ऐसे एक नहीं है भाई, ऐसे कितने हैं? 4। ओके ओके, क्लियर। गए 4 4 जी अपने घर, तो आ गया √3a²i आपका इस शेप का। इसका देखें, इसका तो और भी आसान। मैग्नेटिक मोमेंट 2 इसे नाम दे दिया, तो आई तो सेम है, इसका एरिया बड़ा आसान, a² पर एक नहीं 3। ओके, 12a लेंथ था भाई, तो हो गया 3a²i। तो इसका आ गया √3a²i, इसका आ गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर। नंबर ऑफ लूप, इसे थोड़ा ध्यान में रख करके, सो दैट कि ये मिसिंग हो गई तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मिटाऊं। 2022 के हमने देखे कि 4 क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया, 2020 का क्वेश्चन है फिर अगेन सोलेनॉइड से। अब हम कर रहे हैं 2020। पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ लॉन्ग सोलेनॉइड, मैंने कहा था ना यूजुअली लॉन्ग सोलेनॉइड ही पूछे। देखिए फॉर्मूला सबका जानिए, पर यूजुअली आपसे पूछा जा रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड ही। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर, करते चलूं ऐसा ही में, एंड हैविंग टर्न्स 100 टर्न्स। 1 मिनट, यहां पर जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। इसमें आपको लेंथ दे रखा है आधा मीटर और टर्न्स है 100, बट दिस इज नॉट टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपके म्यू नॉट स्मॉल एन आई में स्मॉल एन जी मिस्टर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो हम इसे स्मॉल एन नहीं लिखेंगे, हम इसे कैपिटल एन लिखेंगे, ताकि हम वहां से n बाई एल करके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन निकाल सकें। चलिए, तो ये ध्यान की बात, थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। n इक्वल टू टोटल 100 टर्न्स, तो निकाल ही ले। आगे बढ़ने से पहले ना हम निकाल ही लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है क्या। n/l 100 बाई आधा, आधा का 2 पर चला गया, तो 100 इंटू 2 हो गया, और ये आ गया मेरा 200 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हम ये लेंगे फॉर्मूला में, ये नहीं। चलिए, अब पूछा द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, वो तो वही बात पूछना था, तो ठीक है जी, b इक्वल टू लगा दो म्यू नॉट। सावधानी, कैच पॉइंट यही था केवल। अब लगाइए 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 200, नॉट 100, 2 इंटू 10 का स्क्वायर। करंट है आपका, करंट, अरे भाई करंट कहाँ गए हो? करंट 2.5 एम्पियर दे रखा है, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। आई मेरा दे रखा था 2.5 एम्पियर। तो यहां से एक काम करते हैं, पहले 4 इंटू सारे कांस्टेंट को निकालते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3.14 इतना, और फिर 10 का पावर एडजस्ट कर लीजिए, 10 टू द पावर माइनस। चलिए जी, 2.5 दूना 5, पंचों को 20, तो 20 गुना 3.14 इंटू 10 टू द पावर -5। 20 का 0 हटाइए, इसको लिख दीजिए 10 टू द पावर -4। 314 दूनी 628, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, नंबर 1। और यहाँ पर देखो 3.14 वाला भी ऑप्शन है, यानी कि अगर ये 200 ना लेके 100 लेते तो फटाक से ठा करके आप मारते 2 नंबर, जो कि हो जाता गलत। तो स्मॉल n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान दिया जाए। चलिए मिटाऊं कि तो 2020 में सिर्फ यही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, लेकिन 21 और 22 में 4 क्वेश्चन दिया था। राइट। अब आ जाते हैं 2019। चलिए भाई 2019 यहाँ लिखें 2019। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मीन्स खींच लो भाई इलेक्ट्रॉन, हो गया। तो वैसे भी हाइड्रोजन में क्या होता है, सीधा सीधी एक प्रोटॉन बच गया सिर्फ, यानी आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है। और दूसरा है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटम, पी सेम है। एक मिनट, इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन वाला और इधर लिखते हैं अल्फा, दोनों का पी जो है मोमेंटम सेम है। परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, एक मैग्नेटिक फील्ड बी में भेज दिया गया। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पास, ठीक है भाई, चार्ज पार्टिकल गया है, पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घुमा देगा, तो रेडियस क्या है ये निकालना है।
एक मिनट। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है, बड़े प्यार से जानते हैं हम, mv/qb। यहां हम mv को सीधा सीधी p लिख दें, क्योंकि दे रखा है कि दोनों का सेम मोमेंटम है, p/qb, राइट। सेम p है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में गया, तो r जो रेडियस बनाएगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/q। काट दें भाई, सेम है तो उसको क्यों कैरी करके चलें, सिर्फ और सिर्फ q में बात को लेके चले आए। यानी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन बाई रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो होगा, रेशियो ही पूछ रहा है ना, हाँ, देयर हाइड्रोजन बाई अल्फा। तो रेडियस बाई हाइड्रोजन, रेडियस बाई अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये हाइड्रोजन वाला चार्ज आ जाएगा नीचे और अल्फा वाला चार्ज आ जाएगा ऊपर। अब देखिए तो जरा, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या आपका He न्यूक्लियस नहीं होता है, He2 यही न्यूक्लियस होता है ना, क्या कहते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर फेनोमेना में अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं रहता इसमें, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल में कितने, दो चार्ज हैं, अल्फा पार्टिकल के पास दो चार्ज और हाइड्रोजन के पास एक चार्ज। तो चलिए 2e बाई हाइड्रोजन में सिंगल, ये आ गया हमारा 2:1 रेशियो में, 2:1, यानी कि पहला ऑप्शन इसका टिक हो गया भाई, राइट। ये तीनों का तो एकदम याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और अल्फा का याद रख लीजिएगा बिल्कुल। ये अक्सर इनमें कंपैरिजन पूछता ही इन्हीं से, तो तीनों का आपको चार्ज और मास दोनों पता होना चाहिए। वैसे तो हमने न्यूमेरिकल के बारे करते समय कई बार बताया है, एक बार बस थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल चार्ज 1, 1, 2। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो +E + E + 2E। मास 1, 2, 4, मास ऑफ प्रोटॉन, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, राइट, और 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? ये चीज बिल्कुल हार्ड डिस्क में अपने डाल लीजिए, क्योंकि अक्सर इस पे प्रॉब्लम इन्हीं के कंपैरिजन पे रहता है, इधर उधर करके इरेज कर रहा हूं। चलिए भाई, 2019 का एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ये आ गया। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, जो अभी बात हमने करी, अल्फा पार्टिकल में क्या क्या है, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ओनली। बिल्कुल, इसमें 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, नो इलेक्ट्रॉन। ये एक न्यूक्लियस है, इसके आउटर इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियर फिनोमेना में निकलने वाला पार्टिकल है, तो पहला ही होगा। बाकी दो इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, ये सब कुछ नहीं, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए ओके, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 of this year. A cylindrical conductor of radius r carrying a constant current I, the plot of magnitude of magnetic field B with the distance d from the भाई तीसरी बार आ गया, 22, 21, 19। समझ गए? कुछ करने की जरूरत है? चलिए ओके, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया आपका, ओके। उसके बाद 19 हो गया, 19 के बाद कहाँ चला जाए, 18 में चला जाए, 18 में चला जाए। आ गए आप, ईयर कौन सा, 18, 2018। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज θ/V, वो दे रखा है 20 डिवीजन पर वोल्ट, राइट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर θ/I, करंट सेंसिटिविटी, यही होता था ना,
करंट सेंसिटिविटी, और थीटा बाई आई आर, थीटा बाई आई आर ये हो जाता था वोल्टेज सेंसिटिविटी। याद कीजिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये करंट सेंसिटिविटी सी एस कह दे रहा हूं इसे, और इसे कह दिया वोल्टेज सेंसिटिविटी बी एस। ओके, थीटा बाई आई, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? थीटा बाई आई आर को मैंने लिख दिया। आपसे निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस निकालना है। थीटा बाई आई इंटू 1/r लिख सकता हूं। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थीटा बाई आई मेरा करंट सेंसिटिविटी है। तो ये हो गया कि आपका करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी घुमा फिरा के कहां आ गया? करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई आर। क्या पूछा है आपसे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी। सीधा आपको करंट सेंसिटिविटी दे रखा है, करंट सेंसिटिविटी देखा है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ना 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 भाई, बात सबको एसआई में लाइए, बात सबको एसआई में लाइए। तो क्या हो जाएगा? 5 डिवीजन, आपका करंट सेंसिटिविटी कितना दे रखा है? 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। हम किस में लाएंगे? एसआई में। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू दी पावर 3। एक मिली एम्पियर में 5 डिवीजन जाता है, तो 1 एम्पियर में 5000 जाएगा पर एम्पियर। ओके, एसआई में। वोल्टेज सेंसिटिविटी को भी चेक करें, इसको भी एसआई में लाएंगे, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये 20 डिवीजन पहले ही पर वोल्ट में दिया हुआ है, कोई मिली वोल्ट नहीं, पर वोल्ट में दिया हुआ है। तो ठीक है, करंट सेंसिटिविटी बाई वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों को एसआई में। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 20, राइट। यानी यहां से एक जीरो इसको दे दें ताकि इसको उड़ा दें, या यूं कह लो कि यहां से उड़ाया तो बचा 10 स्क्वायर, और 2 से उड़ाया तो 5 का ढाई आधा, ढाई में 100 से हो गया तो 250 ओम। क्लियर? जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किया था, हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट सारा किया था। क्या आया था? याद कीजिए, NIAB/K आया था। वोल्टेज सेंसिटिविटी, मिटाऊं इसे, आया था आपका करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी आया था NIAB/K। वोल्टेज सेंसिटिविटी आया था NIAB/K, एक आर आ जाता था, राइट। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आ गया था इसी का उल्टा, दैट इज K/O। आई नहीं रहेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ थीटा प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, तो यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी आता है वो बनता है कांस्टेंट। तो आई तो यहाँ था, ये आई हट गया। NAB/K, NAB/KR, और इसका उल्टा दैट इज K/NAB, ये आ जाता था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मैंने कहा भी था ये तीनों थोड़े कंफ्यूजिंग है आपस में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। NAB/K, NAB/KR, K/NAB, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, राइट। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से है, क्या है भाई? अ मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, एक मिनट, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज लेमडा, मास पर यूनिट लेंथ इज लेमडा 0.5, हाफ हो गया, हाफ, ऐसा ही है ना, हाफ kg पर मीटर, is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal। एक inclined plane बना लिया जाए, एक inclined plane बना लिए, बच्चों का स्लाइड बना दो, ये हो गया जी, और इसका इंक्लाइनेशन कितना है? 30 डिग्री। इस पे वो रॉड पड़ा हुआ है, तो इस पे वो रॉड हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। ओके, तो हॉरिजॉन्टली कैसा हो सकता है? ये देखिए, पहले इस स्लाइड को थोड़ा सा चौड़ा बना देता हूँ। ये वो वाला पोर्शन है, ये वाला स्लाइड वाला, और इस पे हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे पड़ा हुआ होगा, इस तरह से पड़ा हुआ होगा, राइट, इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ होगा। ओके, हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है इस पे। मेटालिक रॉड 0.3 is lying horizontally on inclined plane making an 30 degree. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of 0.25 टेस्ला। यानी ये यहीं पे भाई, ये यहीं पे है, ये नीचे स्लाइड डाउन नहीं हो रहा है, ग्रेविटेट नहीं हो रहा है। कब? जब इससे करंट फ्लो कर रहा है,
और ये किस मैग्नेटिक फील्ड में है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.25, मैं 1/4 टेस्ला लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और ये काम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लीजिए कि ये काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैंने वर्टिकल ले लिया, ये वर्टिकल और ये ऐसे ऐसे ले लेता हूँ। ओके, ये और ये डायरेक्शन को मैं, ये वाला डायरेक्शन को मैं ये x कह देता हूँ और ये y कह देता हूँ, और x क्रॉस y ये वाला जो डायरेक्शन है, ये इधर वाला डायरेक्शन, इसको मैं z कह देता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे ऐसे। क्लियर? इसके इस इंक्लाइन के यहाँ बॉटम पॉइंट को इस तरफ से मैंने यहाँ x मान लिया, यहाँ y मान लिया, और ये बोर्ड के बाहर x क्रॉस y ये हो गया जिसे हम z दिखा रहे हैं। ओके, तो पूछ रहा था करंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी। तो बताइए कि इसमें से कितना करंट फ्लो करवाएं कि ऐसा हो, इसमें से कितना करंट फ्लो करवाएं कि ऐसा हो। राइट, देखिए जरा सा यहां 3D पिक्चर है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लें। ये मेरा x है, ये मेरा y है, यानी यहां x का डायरेक्शन ये है, यहां पर y का डायरेक्शन ये है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, y हमने वर्टिकल माना है, और इस पे ये लाइंग है, इस पे ये लाइंग है। तो देखिए यहां पर ये z डायरेक्शन बन रहा है। क्लियर? यहां पर यानी कि ये वाला डायरेक्शन मेरा z डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन मेरा z डायरेक्शन है, जो कि यहां पर मैं कह रहा हूं बोर्ड से बाहर की तरफ वाला डायरेक्शन z है। और इस रॉड पे करंट I आ रहा है, यानी करंट I जो आ रहा है वो z की डायरेक्शन में आ रहा है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल को x माना है, वर्टिकल को एक y माना है, तो I क्रॉस j जो इस बोर्ड से बाहर की तरफ है ये z डायरेक्शन है। अब जब आप इसको सामने से देखोगे, इस इंक्लाइन के सामने से देखोगे, तब तो आपको ये पूरा का पूरा ये जो वायर रखा हुआ इस पे दिखेगा। पर अगर मैं इंक्लाइन को ऐसे देखूं, मतलब इधर से देखूं, तो मुझे सिर्फ ये और ये दिखेगा, ये ट्राइंगल दिखेगा, एक मिनट, ABC। ओके, अब ऐसे ना देख के, इंक्लाइन ऐसे था, देखिए ऐसे ऐसे ये इंक्लाइन था। अब आप इस इंक्लाइन को ऐसे देख रहे हो, तो ये इंक्लाइन दिख रहा है आपको, ये फुट, ये ए पॉइंट यहाँ आ गया, ए पॉइंट, तो इधर x, इधर y, ओके, और इधर z। तो जब आपने इसे ऐसे किया तो ये जो इस पे लाइंग था वो वायर, उसमें से करंट देखिए ऐसे निकल रहा है, मतलब वो z के डायरेक्शन में निकल रहा है। तो यहाँ पर इस व्यू में देखिए, जब मैं सेक्शनल इस तरफ का व्यू ले रहा हूं, तो आपको यहाँ से करंट उस वायर से ऐसे डॉट ऐसे बाहर निकलता हुआ देखिए, इस इंक्लाइन का से ये ऐसे निकलता हुआ दिख रहा है। ये रहा मेरा इंक्लाइन, ये तो यहाँ से ये जो है करंट ऐसे इसमें है, इस डायरेक्शन में है, तो उसको मैंने डॉट से सिर्फ दिखा दिया यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पर, चलो ये है मेरा x और ये है मेरा y, और इस वायर से इस z डायरेक्शन में करंट निकल रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट निकल रहा है। ओके, y की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर वर्टिकल y की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे लगने वाले फोर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में चले जाइए भाई, फोर्स लग रहा है, स्टेशनरी है यानी फोर्स काउंटर बैलेंस हो रहा है। इस पे एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, एक इस पे नॉर्मल लग रहा है इधर। ओके, राइट, ये अब देखिए यहां पर करंट आ रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट आ रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में, यानी इस तरफ आपको मिल गया इस पे क्या, करंट ILB, और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये एंगल थीटा दे रखा है। तो देखिए जरा यहां पे, अब इसके फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, तभी तो वो नीचे नहीं स्लाइड कर रहा है। तो ये थीटा, तो ऑल्टरनेट ये भी थीटा हो जाएगा, और इस पे ये परपेंडिकुलर है, या यूं कह लें कि इस पे, इस एक्स पे ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है,
तो इस थीटा की होने की वजह से ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल हो गए, और ये थीटा इस लाइन पे, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। और फिर अब आप देखिए इस लाइन को, इस नॉर्मल लाइन को मैं पीछे बढ़ाऊं, यहाँ ऐसे पीछे बढ़ाऊं, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और फिर इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर, तो ये भी थीटा बन गया। इस केस में जब आपको एक इंक्लाइन हो और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोगे, तो हमेशा ध्यान में रखना कि कोई एक थीटा अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे आपने कहा कि ऑल्टरनेट ये थीटा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो एक छोड़ के बाकी सब थीटा होगा, ये छोड़ो ये थीटा, ये छोड़ो ये थीटा। समझे? जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये थीटा है तो एक छोड़ो ये थीटा। इस केस में, कौन से केस में? एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, एक इंक्लाइन और उसका परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हो गया थीटा। तो इस mg का इधर की तरफ क्या आ गया? mg का cos थीटा पर इधर से हमको मतलब नहीं है। मोशन जब भी होगा अलोंग द इंक्लाइन होगा, तो उसकी तरफ के फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए इधर की तरफ mg का कंपोनेंट आ गया mg का साइन थीटा, राइट। ILB का ये थीटा, तो फिर मैंने कहा कि अब एक छोड़ के ये भी थीटा हो गया। ILB का जरा देखिए, इसके अलोंग यानी जो ऊपर जा रहा है यही तो इसको बैलेंस करेगा। इधर की तरफ आ गया ILB का cos थीटा, ILB का cos थीटा इधर आ गया। ओके, और परपेंडिकुलर एक और ILB का साइन थीटा हो गया। पर फिर वंस अगेन मुझे परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर तो सिर्फ इस नॉर्मल को बढ़ाने का काम कर देगा। हमें तो है कि भाई अलोंग द इंक्लाइन मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि mg sin थीटा इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय ILB का cos थीटा। क्लियर? चलिए तो यहां पर हम लिख दें इस बात को कि mg का sin थीटा नीचे नहीं आ पा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि ये ILB के cos थीटा से बैलेंस हो जा रहा है। तो पूछ रहा आखिर कितना I भेजा जाए, तो I कितना भेजा जाए? इस mg sin थीटा बाई LB cos थीटा, mg sin थीटा बाई LB cos थीटा, यही होगा ना। और m बाई l आपको दे रखा है लेमडा, तो हो गया लेमडा g sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाई सिर्फ और सिर्फ b रह गया। ओके, सिर्फ और सिर्फ b रह गया। वैल्यूज पुट कर दें। लेमडा की वैल्यू दे रखी है हाफ, g की वैल्यू रफली 10 ले लेता हूं, और tan 30 डिग्री 1/√3 डिवाइडेड बाई नीचे b आ गया, और b है आपका 1/4, यानी नीचे में यहां पर b आ गया और b है आपका 1/4, तो 1/4 का फिर 4 ऊपर ही चला गया, ये हो गया, राइट। तो अब इसे मैं कर लूं 2/√3 पर डिनोमिनेटर में √3 यानी कि 1.732 है। वहां से आसान होगा अगर मैं इसे न्यूमरेटर में ले आऊं, मतलब कि मैं √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी मैं करूं क्या कि 2/√3 तो था ही था ना, एक √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, और 10 तो है ही। इससे करने से ये √3 मिलकर 10 हो जाएगा। सॉरी, ये इससे करने से ये √3 और ये √3 मिल करके हो गया 3। ओके, तो मैं लिख दूं 2/3 इंटू ये √3 मेरा हो गया 1.732 इंटू 10, ये आ गया रफली। यानी ये चीज मैं यहां से यहां ला रहा हूं। अब 2/3 इंटू रफली 17.32 इसको ले लिया, तो 3 × 5 = 15, 2 × 23, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, और 5 से 2 × 7 = 14, 1 2 × 14 = 15, 5 1 2 × 5 = 10 और 1 11, 11.54। इसका आंसर क्या आ गया? 11.54। ओके, अब थोड़ा सा 11.54 से कम होगा आंसर, कारण कि हमने जी 9.8 ना लेकर के 10 ले लिया था, तो उससे थोड़ा सा आएगा। अब देख लेते हैं कि आंसर चेक करके देख लिया जाए कि कौन सा इसमें ऑप्शन कौन कौन से थे भाई। 11.32, यस, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा क्या? 11.32, ये वाला ऑप्शन ले लीजिए। ओके, डन। तो ये था आपका 2018। हमने 4-5 साल के क्वेश्चन देखे, 2022, 21,
20, 19, 18। ओके, तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो बेसिक नेचर के ही होते हैं। तो आपको बेसिक फंडामेंटल्स पे बड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और प्रैक्टिस, काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपकी स्पीड रहे, एक्यूरेसी रहे, आप कॉन्फिडेंट रहें। तो ये एनसीईआरटी वगैरह बुक भी आप पढ़ा करें सो दैट कि थियोरी में थोड़ी और समझ बढ़ती है इस चीज़ को। सिर्फ इस पे नहीं, सिर्फ टीचर्स पे डिपेंड ना रहा करें, थोड़ा सा एनसीईआरटी ज़रूर अपने से रीड करा करें। तो ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन देखे। अगले क्लास में अब हम देखेंगे कुछ और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम, थोड़े से जेई के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे और उसको करेंगे सोल्व। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।